So good morning. In the last lecture we have discussed various types of pattern allowances, and you can say simple light was given on the topic send additives. सेंड एडिटिव्स को भी हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ डिस्कस किया था सेंड एडिटिव्स में, और इसके साथ साथ पैटर्न अलाउंसेस पूरा हो चुका था आपका. सेंड एडिटिव्स का मैंने बताया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज सेंड एडिटिव्स, बिकॉज मोल्डिंग सेंड डजंट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज that is required, but we have to improve some features of the molding sand. molding sand जो हम यूज कर रहे हैं उसके कुछ फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें कुछ उसमें मेटल्स ऐड किए जाते हैं, और वो जो ऐड मेटल्स होते हैं उनको हम सैंड एडिटिव्स बोलते हैं. और उन सैंड एडिटिव्स में जैसे आपका सी फ्लोर हो गया, सॉरी सी कोल हो गया, इसके अलावा वुड फ्लोर हो गया, सिलिका फ्लोर हो गया. सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट फ्लोर दैट वी जनरली ऐड इनटू द मोल्डिंग सैंड टू गेट द रिक्वायर्ड थिंग्स. ओके, सो now we have to discuss some important topic like mold, molding and sand molding, because sometimes it is asked the difference between the three things. So let us start with the term mold. What is mold? Can you answer? So molding I am just going to explain with you. Mold is what? देखो, जब आप सब मटेरियल जो होता है सर, नहीं, मोल्ड क्या होता है? मोल्ड वो कैविटी होती है जो बनती है किसमें? मोल्डिंग सैंड के अंदर ऑन द रिमूवल ऑफ पैटर्न. पैटर्न को जब आप बाहर निकालते हो सैंड से, और पैटर्न को जब सैंड से बाहर निकालने के बाद जो अंदर जो गड्ढा बनता है ना, जो कैविटी बनती है, उसी कैविटी को मोल्ड बोलते हैं. व्हाट इज मोल्ड? मोल्ड इज द कैविटी दैट इज फॉर्म्ड इनटू द मोल्डिंग सैंड ऑन द रिमूवल ऑफ पैटर्न. जब आप पैटर्न को सैंड में से बाहर निकालते हो, और पैटर्न को सैंड में से बाहर निकालने के बाद जो अंदर कैविटी बनती है, जो गड्ढा बनता है, उसी गड्ढे को, उसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? मोल्ड बोलते हैं. बनता कहाँ पर है? सैंड के अंदर. जब आप सैंड के अंदर बनाना चाहते हो तो सैंड के अंदर बनता है. समझ में आ गया कि मोल्ड क्या होता है? कैविटी आप लोगों को पता होगा कि जो बोलते हैं कि दांतों में कैविटी हो गई है, सब बोलते कि नहीं, तो क्या हो जाता है? वहां से मेटल रिमूव हो जाता है, हट जाता है, गड्ढा बन जाता है एक तरीके से. ऐसे ही गड्ढा हम कहाँ बना रहे हैं? सैंड के अंदर. ठीक है, सो मोल्ड समझ में आ गया आप लोगों को, आई थिंक. अब मोल्डिंग क्या होता है वो पढ़ लेते हैं. देखो, मोल्ड बनाने की जो विधि होती है उसको बोला जाता है मोल्डिंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोल्ड. देखो यहाँ पर मैंने, अगर आप पहली डेफिनेशन की बात करेंगे मोल्ड की, यहाँ लिखा है फॉर्म्स. फॉर्म का मतलब होता है बनाना. ठीक है, फॉर्म का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना किसी चीज को. सो ओके, तो ये तो हो गया, मोल्ड हो गया. एक बार इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि जो आप लोगों को पूरी प्रॉब्लम ना हो. एक बार बदल देता हूँ. ए मोल्ड इज ए कैविटी. मोल्ड एक कैविटी होती है दैट फॉर्म्स, जो बनती है इनटू द मोल्डिंग सैंड. किसके अंदर? मोल्डिंग सैंड के बनती है ऑन द रिमूवल ऑफ पैटर्न. पैटर्न के रिमूव होने के बाद, मतलब पैटर्न के रिमूव होने के बाद सैंड में जो कैविटी बनती है, उसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? मोल्ड बोलते हैं. ये मोल्ड हो गया. मोल्डिंग क्या है? मोल्डिंग क्या है? मोल्ड बनाने की विधि. ठीक है, तो व्हाट इज मोल्डिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोल्ड और कैविटी. मोल्ड बनाने की विधि या कैविटी बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? मोल्डिंग. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोल्ड और कैविटी. ये आगे वाला हटा देना भैया, इनटू द मोल्डिंग हटा देना, और कैविटी यहीं तक है. इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोल्ड और कैविटी. तो मोल्ड या कैविटी बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोल्डिंग बोलते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, सैंड मोल्डिंग. तो देखो, मैंने आपसे बोला कि आप मोल्ड बना रहे हो, कैविटी बना रहे हो, लेकिन अगर जो मोल्ड है, इफ यू आर मेकिंग द मोल्ड और कैविटी, if you are making the mold or cavity into the sand or molding sand, then the process is called sand molding. Means sand molding is the process of making mold into the molding sand. तो sand molding क्या है? sand molding एक प्रोसेस, एक विधि है of making mold. मोल्ड बनाने की किसमें? into the molding sand. तो मोल्डिंग सैंड के अंदर जब आप मोल्ड बनाओगे तो उस प्रोसेस को सैंड मोल्डिंग कहा जाता है. बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या ये समझ में आ चुका है आपको? नो सर. ठीक है, चलिए, यहां तक समझ में आ गया. ठीक है, यू हैव नो प्रॉब्लम टिल नाउ.
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लिया जाता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है इट शुड बी एबल टू रजिस्टर इरोजन। जो मोल्ड है, तो मोल्ड नॉट मोल्डिंग, जो मोल्ड है उस मोल्ड के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहले कि इट शुड बी एबल टू रजिस्टर इरोजन ड्यू टू द मोल्टन मेटल। जब आप मोल्टन मेटल को कैविटी के अंदर पोर करते हो तो उसकी वजह से जो कटाव होना स्टार्ट होता है, उस कटाव को रोकने की भी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इट मस्ट हैव सफिशियंट स्ट्रेंथ भी इसके पास सफिशियंट होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट रीड विद मोल्टन मेटल। इट मस्ट नॉट रिएक्ट, REACT, रिएक्ट का मतलब होता है अभिक्रिया करना या क्रिया करना, ठीक है। तो ये जो मोल्ड है, मोल्डिंग सैंड है, वो उसकी भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए आपके मोल्डिंग सैंड मोल्टन मेटल के साथ। एंड फिफ्थ वन इज इट शुड हैव रिफ्रैक्टरीनेस। इट शुड हैव, ये हटा देना, रिफ्रैक्टरीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर नहीं होगी तो आप मोल्टन मेटल तुरंत ही उस आपकी सैंड को, जो भी मोल्ड है उसको पिघला देगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड आएगा यहाँ पे, मोल्डिंग सैंड, मोल्ड एंड मोल्डिंग सैंड, ये दोनों आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे। रिफ्रैक्टिवनेस बताया तो था, मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो सैंड है आपकी हाई टेम्परेचर को सहन कर पाती है मोल्टन मेटल के। Refractiveness is defined as the property of molding sand due to which it can withstand the high temperature of molten metal। ये पढ़ाया था कि नहीं? पहली प्रॉपर्टी तो यही थी। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है वो ये वाला है, प्रोसीजर। यहाँ पे ई गायब है भैया, ई लगा लेना है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर मोल्ड मेकिंग, ठीक है। मोल्ड मेकिंग प्रोसीजर, मोल्ड कैसे बनता है उसका प्रोसीजर, या प्रोसीजर टू मेक सैंड मोल्ड, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोसीजर टू मेक सैंड मोल्ड, सैंड मोल्ड बनाने का प्रोसीजर, या प्रोसीजर टू मेक अ मोल्ड इन द सैंड। ये कुछ भी पूछा जाए आपको यही लिखना है जो यहां पर दिया गया है, ओके। समझ में आ गया? चलिए तो देख लेते हैं कि देखो सैंड बनाने का जो प्रोसीजर होता है, so we have a number of steps to make mold inside the sand, ठीक है। but the most of the commonly used steps that we have are discussed below। so the various steps for making the mold in the sand are, तो जब आप सैंड के अंदर मोल्ड बनाते हो तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम 1 by 1 पढ़ेंगे। ये स्टेप्स कुछ नहीं है, आपको मैंने जो एक वीडियो दिखाया था उस वीडियो में किस किस तरीके से वो कैविटी बनाई गई थी, किस तरीके से सैंड के अंदर मोल्ड बनाया गया था, बस वही लिखना है, बस वही लिखना है जो मैंने आपको बताया। समझ में आया? पहले उसके अंदर आपका जो ड्रैग फ्लास्क है उसको उल्टा करके रख लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर पार्टिंग सैंड थोड़ी सी डाल देते हैं, उसके बाद पैटर्न को रखते हैं, ड्रैग पैटर्न को, फिर सैंड डालते हैं, फिर उसको रैम करते हैं, फिर स्ट्राइकिंग ऑफ करते हैं। ये सारी चीजें बताई थी ना, बस वही आपके स्टेप इस तरीके से आप बना रहे हैं उसको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 1 by 1। वी विल बी गोइंग डिस्कसिंग दी स्टेप्स। देखिए पहला स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1, इज इट विजिबल टू यू? सो फर्स्ट स्टेप, आई थिंक इट इज विजिबल। फर्स्ट स्टेप इज, क्या लिखा है, सेलेक्ट अ सुटेबल फ्लास्क विच कैन एकोमोडेट पैटर्न, रनर, राइजर, गेट एक्सेट्रा। मतलब सबसे पहला जो स्टेप है, आपको एक सुटेबल फ्लास्क सेलेक्ट करना है जो कि जिसके अंदर के पैटर्न, रनर, राइजर और गेट ये सारी चीजें आ सकें। एकोमोडेट का मतलब आ सकें इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें उसके अंदर एकोमोडेट, दैट कैन एकोमोडेट थिंग्स, पैटर्न। अब बोलोगे सर ये सुटेबल फ्लास्क वाई, ये सुटेबल क्यों बोला है? सुटेबल का मतलब ये है कि आप कोई भी फ्लास्क यूज नहीं कर सकते। पता चला कि आपका जो फ्लास्क तो छोटा रह गया और पैटर्न आपका इससे बड़ा आ गया, आपका पैटर्न फ्लास्क से बड़ा आ गया, तो आप बताइए क्या उस, जैसे मान लिया कि आपका पैटर्न हो गया बड़ा, ये वाला पैटर्न बीच वाला बड़ा हो गया पैटर्न आपका, और फ्लास्क हो गया आपका, तो अगर आपका पैटर्न जो है वो फ्लास्क से बड़ा होगा तो क्या वो फ्लास्क के अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा।
नहीं आ पाएगा, और नो जब सर। नहीं आ पाएगा तो कैविटी बन नहीं सकती। इसीलिए इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपको एक सुटेबल फ्लास्क को सेलेक्ट करना है जिसमें कि राइजर, रनर और खास तौर से पैटर्न अच्छी तरीके से आ जाए। अगर नहीं आ पाएगा तो नहीं, तो फिजिबल नहीं। मान लिया एक बंदा है जिसकी हाइट जो है 6 इंच, आप बोल सकते हो कि 6 फुट का बंदा है कोई, और जो चारपाई है, ठीक है, जो चारपाई है या बेड बोल सकते हो वो है 4 फुट का, तो क्या वो उस पर अच्छे से लेट सकता है? नहीं लेट सकता भाई, उसके पैर बाहर निकलेंगे, उसका सिर बाहर निकलेगा, तो दैट कैन नॉट एकोमोडेट। तो यही है कि आपको देखना पड़ेगा कि विच थिंग्स इज रिक्वायर्ड। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? प्लेस द ड्रैग पार्ट ऑन मोल्डिंग बोर्ड हैविंग पार्टिंग सरफेस डाउन ऑन द बोर्ड। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, जो ड्रैग पार्ट ऑफ फ्लास्क ऐड कर देना आपने, ड्रैग पार्ट ऑफ फ्लास्क के ड्रैग पार्ट को हम क्या करेंगे, रखेंगे। प्लेस द ड्रैग पार्ट ऑफ फ्लास्क ऑन मोल्डिंग बोर्ड। अब मोल्डिंग देखो, फ्लास्क आपको पता है ना कि जब हम लोगों ने मोल्ड बनाया था, वीडियो में आप लोगों ने देखा था, तो साइड में एक वुड का लकड़ी का हो सकता है, वो मेटल का भी हो सकता है, साइड में उसकी बाउंड्रीज क्रिएट करता है। याद आ रहा है कुछ? नहीं है ना? उसमें जो लकड़ी का लिया था ना बॉक्स टाइप का, वही आपका क्या था, फ्लास्क था। उसके 2 हाफ थे, पोप एंड ड्रैग। तो सबसे पहले हमने ड्रैग को रख लिया, और ड्रैग के जो पार्टिंग सरफेस जहां होती है वो वाली सरफेस नीचे होनी चाहिए, डाउन ऑन द बोर्ड। कहाँ होनी चाहिए? आसपास आवाज हो रही है भाई, माइक कर लो। डाउन। वो डाउन होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक है। पार्टिंग सरफेस वाला जो पोर्शन है वो नीचे होना चाहिए, डाउन ऑन द बोर्ड। अब बोर्ड क्या था? बोर्ड याद आ रहा है कुछ? लकड़ी का जो था बोर्ड, कुछ याद आ रहा है भाई? जिसके ऊपर आप सारा काम कर रहे थे, जो टेबल होती है, टेबल के ऊपर ही तो बोर्ड वगैरह रख के बनाते हो आप मोल्ड, ठीक है। यस। फ्लास्क का आपका टेबल के ऊपर रखा था कि नहीं? तो वही बोर्ड बोलते हैं, या आप जहां बना रहे हो उसको बोर्ड, जिसके ऊपर रख के आप बना रहे हो उसको बोर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसके जो फ्लास्क है, उस फ्लास्क का जो पार्टिंग सरफेस वाला पोर्शन है उसको नीचे करके आपने रख लिया है, ठीक है। अब थर्ड क्या है? थर्ड वन इज प्लेस द ड्रैग पैटर्न इनसाइड द फ्लास्क। अब क्या करेंगे, जब आपने उल्टा करके ड्रैग फ्लास्क को रख लिया, अब आप क्या करोगे, यू विल प्लेस द ड्रैग पैटर्न इनसाइड द फ्लास्क। अब आप उस फ्लास्क के अंदर ड्रैग पैटर्न को रख दोगे, ठीक है। क्या करोगे, ड्रैग पैटर्न को उस फ्लास्क के अंदर रख दोगे। चलिए रख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, फिल फेसिंग सैंड अराउंड द पैटर्न। ये वाला स्टेप, थर्ड स्टेप समझ में आ गया ना? उसके बाद हमने पैटर्न को उल्टा करके ही तो रखा था भाई। फिर क्या करेंगे, फिर फेसिंग सैंड थोड़ी सी डालते हैं। अब बोलोगे सर ये फेसिंग सैंड क्या होती है? हमने तो नॉर्मली सैंड भर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी लिख सकते हो। हाँ, फेसिंग सैंड क्या होती है कि देखो, जब कैविटी बनती है ना, तो जब कैविटी बनेगी तो उसकी फेसेस बनती हैं वहां पर, वो उसके कॉर्नर एजेस वगैरह बनती है, तो वो थोड़ी अच्छी सी बन जाती हैं। अगर आप फेसिंग सैंड यूज करते हो तो उसकी जो एजेस होती हैं कैविटी की, वो थोड़ी अच्छी बन जाती हैं। तो इसीलिए हम फेसिंग सैंड थोड़ी सी पैटर्न के चारों ओर डाल देते हैं, और बाकी जगह पर हम नॉर्मल सैंड जो मोल्डिंग सैंड होती है उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, फिल फेसिंग सैंड अराउंड द पैटर्न, पैटर्न के चारों थोड़ी सी फेसिंग सैंड भर देते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ड्रैग इज फिल्ड विद ऑर्डिनरी सैंड। और बाकी जगह पर, ड्रैग के हम जगह पर क्या भर देते हैं, ऑर्डिनरी सैंड जो मोल्डिंग सैंड होती है आपकी, उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, थोड़ी सी फेसिंग सैंड पैटर्न के ऊपर डाल दी। उसके बाद बाकी जो पोर्शन खाली है वहां सब जगह पूरे कॉर्नर पे पैटर्न के ऊपर सारी जगह आपने नॉर्मल जो ऑर्डिनरी सैंड होती है, मोल्डिंग सैंड, ऑर्डिनरी मोल्डिंग सैंड जो होती है उसको फिल किया। फिल करने के बाद आप क्या करते थे, उसको दबाते थे कि नहीं दबाते थे भाई? उसको थपथपाते थे कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? कंप्रेस करते थे ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैमिंग, है ना। तो फिर क्या करेंगे, इस स्टेप नंबर 5, रैम द सैंड, सैंड को रैंड करते हैं यूनिफॉर्मली, एक समान तरीके से। एंड रिमूव द एक्सेस सैंड, तो सैंड को रैम करते हैं और जो एक्स्ट्रा सैंड होती है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सैंड को रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्स्ट्रा सैंड इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्राइकिंग ऑफ, है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ बोलते हैं। गुड। तो इसके बाद स्ट्राइकिंग ऑफ, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, हाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्ट्राइकिंग ऑफ। सो यू कैन से स्ट्राइकिंग ऑफ इज द प्रोसीजर टू रिमूव द एक्सेस सैंड फ्रॉम द मोल्ड, सॉरी फ्रॉम द फ्लास्क।
फ्लास्क से जब एक्स्ट्रा सैंड होती है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ। ठीक है, अब जैसे ही आपने एक्स्ट्रा सैंड रिमूव की फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6। फिर क्या किया, हम क्या करेंगे, अप्लाई पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड अप्लाई कर देते हैं ऑन द टॉप सरफेस ऑफ व्हाट, ऑन द टॉप सरफेस ऑफ लिख देना, ऑफ ड्रैग फ्लास्क, ऑफ ड्रैग DRAG ड्रैग फ्लास्क। तो जो ड्रैग फ्लास्क है उसकी टॉप सरफेस पे हम क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड की जगह पे आपको पता है पाउडर भी स्प्रे किया था, उस पर स्प्रेड किया था, या टेलकम पाउडर, टेलकम पाउडर या पाउडर जो होता है बेबी पाउडर, उसको भी हम इसको यूज कर देते हैं ना। एंड टर्न द ड्रैग अपसाइड डाउन, UPSIDE, अपसाइड डाउन होगा, अपसाइड नहीं होगा, अपसाइड। ठीक है, UPSIDE होगा, अपसाइड डाउन। तो हम क्या करेंगे, जो ड्रैग है उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करके, जो ड्रैग फ्लास्क है उसका उल्टा करके रखा था ना, और उसके ऊपर टेलकम पाउडर हमने छिड़का था, तो बस वही प्रोसेस है छटवाना में। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सब समझ में आ गया कि नहीं आया? हमने पहले टर्न करा था, उसके बाद पाउडर डाला। हाँ, तो ये लिख देना है, अप्लाई पार्टिंग सैंड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लास्क, एंड की जगह पर, एंड की जगह पर लिख देना आफ्टर आया है, यहाँ पर आफ्टर आएगा, आफ्टर टर्निंग द TURNING, टर्निंग लिख दिया है, TURNING, टर्न का मतलब होता है उसको पलट देना। आफ्टर टर्निंग द ड्रैग फ्लास्क अपसाइड डाउन। ठीक है, उस ड्रैग फ्लास्क को टर्न करने के बाद आप उस पर पार्टिंग सैंड अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ओके, समझ में आ गया भाई? उल्टा नहीं करोगे तो पार्टिंग सैंड कहाँ डालेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे, 7वां है, प्लेस द कोप पैटर्न ऑन द ड्रैग पैटर्न। अब क्या करेंगे, जो कोप पैटर्न है उसको ड्रैग पैटर्न के ऊपर प्रॉपर्ली प्लेस करेंगे विद देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है, इसको प्रॉपर कर लेना है, PROPER, विद प्रॉपर अलाइनमेंट, ALIGN, आई नहीं आएगा यहाँ पे, ALIGN MENT, ये स्पेलिंग अलाइनमेंट, स्पेलिंग गलत है उसको करेक्ट कर लेना, ALIGN MENT। हाँ, ये पुराने नोट्स हैं किसी के, तो मैंने लिए हैं, तो हो सकता है बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं स्पेलिंग की। तो ये आपको क्या करना है, अब क्या करेंगे, जो कोप पैटर्न है उसको हम ड्रैग पैटर्न के ऊपर रख देंगे विथ प्रॉपर अलाइनमेंट। अगर अलाइनमेंट नहीं होगा तो वो पैटर्न एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे और कैविटी जो है आपकी वो सही नहीं बनेगी। दैट्स वाई वी हैव टू मेक अ प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ कोप एंड ड्रैग हाफ। ठीक है, ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया। अब क्या करेंगे भाई, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब क्या करेंगे, कोप फ्लास्क को ड्रैग फ्लास्क के ऊपर रख देंगे। तो प्लेस द कोप फ्लास्क ओवर द ड्रैग फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क नहीं लिखा, ये लिख लेना। अब क्या करेंगे, जो कोप फ्लास्क को ड्रैग फ्लास्क के ऊपर रखा, फिर क्या करेंगे, स्प्रिंकल, SPRINKLE, स्प्रिंकल आएगा। स्प्रिंकल का मतलब छिड़कना। स्प्रिंकल द पार्टिंग सैंड अराउंड द कोप पैटर्न। कोप पैटर्न के चारों ओर अब क्या करेंगे, हम पार्टिंग सैंड को छिड़क देंगे। एंड ओवर द ड्रैग फ्लास्क बोल सकते हो, ड्रैग फ्लास्क के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, उल्टा करने के बाद जो थोड़ी सी सैंड है, अभी भी थोड़ी सी सैंड, थोड़ी सी जो पैटर्न रखने के बाद भी थोड़ा सा स्प्रिंकलिंग करते हैं उसकी। ठीक है, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। इसको पार्टिंग सैंड छिड़कते हैं या टेलकम पाउडर भी लगा सकते हो, तो ये डिपेंड करता है व्हाट थिंग यू आर सेइंग। तो ये सारी चीजें छिड़क दी हमने उसके ऊपर, और पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा, और बाकी जो आपका बची हुई जगह पर भी थोड़ा थोड़ा सा इसको, हालांकि हम पहले ही कर चुके हैं ये सारे काम। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये वाला स्टेप भी रिमूव भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, पुट रनर एंड राइजर इन अप्रोप्रिएट और सुटेबल पोजीशन। तो फिर क्या करना है हमें कि भाई जहां राइजर लगाना है, जहां रनर लगाना है, उसको उसकी प्रॉपर लोकेशन पर रखना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू पुट द रनर एंड राइजर ऑन द इन अप्रोप्रिएट और सुटेबल पोजीशन। आप सुटेबल और अप्रोप्रिएट पोजीशन पर रनर या राइजर को रख देंगे। फिर क्या करना है, फिल द फेसिंग सैंड, थोड़ी सी फेसिंग सैंड फिल करेंगे। फिल द फेसिंग सैंड टू द सुटेबल डेप्थ अराउंड द पैटर्न, या सिंपली लिख देना फिल द फेसिंग सैंड अराउंड द पैटर्न एंड
देन फिल कोप विद द ऑर्डिनरी सैंड, या रेस्ट ऑफ द पार्ट विद द ऑर्डिनरी सैंड, या डायरेक्टली बोल सकते हो देन फिल द कोप हाफ विद द सैंड, इतना लिख सकते हो। चाहो तो ये भी लिख सकते हो fill facing sand to the suitable depth around the pattern, fill the facing sand around the pattern and then ordinary sand on the rest of the part, ठीक है। या डायरेक्टली लिख सकते हो fill the cope half या cope flask with the sand, ठीक है, इतना लिख सकते हो, ये भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, जैसे ही आपने सैंड को फिल किया फिर क्या करता है, रैम, ठीक है। नाउ रैम द सैंड यूनिफॉर्मली एंड रिमूव द एक्सेस सैंड बाय स्ट्राइकिंग ऑफ, तो क्या करना है अब हमें, जो सैंड है उस सैंड को आप यूनिफॉर्मली क्या करोगे, रैम करोगे, और जो एक्सेस सैंड है उसको स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल दोगे, ठीक है। ओके, एक टर्म मैं मिस कर रहा हूँ, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं आपको वो थोड़ा सा एक मिनट का टाइम देना, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट वन। हाँ, एक टर्म आता है सैंड सिलेंजर, सैंड सिलेंजर, SAND SLINGER, ठीक है। सैंड सिलेंजर, सैंड सिलेंजर क्या होता है, हाँ बोलो। सैंड सिलेंजर का काम क्या होता है कि जो आप सैंड रैम करते हो ना, रैम, उस रैमिंग को यूनिफॉर्म कर देता है। सैंड सिलेंजर इज अ मशीन टूल, यू कैन से इट इज अ मशीन दैट इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ द मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड की यूनिफॉर्म जो है उसकी यूनिफॉर्म रैमिंग के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, जो मशीन यूज करते हैं, उसको सैंड सिलेंजर बोला जाता है, ठीक है, सैंड सिलेंजर बोला जाता है। और एक डिवाइस होती है जिसमें आप पैटर्न के पास तो कम रैम करते हो और पैटर्न के बाहर उसको थोड़ा सा ज्यादा तरीके से, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग होती है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ द सैंड, नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ द सैंड, डिवाइस यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ द सैंड, ठीक है। इसका होता है ऑप्शन आपका, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सैंड सिलेंजर जो होता है वो तो यूनिफॉर्म के लिए होता है, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए एक पर्टिकुलर नाम होता है, फॉर नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ दैट, आई थिंक, जस्ट वेट अ मिनट, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने सोचा यहाँ पर एक बार बता दूं आपको। ये इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म होता है उसकी वजह से ना स्वेल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, स्क्वीजिंग बोलते हैं उसको, स्क्वीजिंग मशीन, समझ में आ रहा है। सैंड, देखो सैंड सिलेंजर जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड, और एक होता है स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग मशीन जो होती है SQUEEZING, SQUEEZING, स्क्वीजिंग मशीन, ठीक है। सैंड स्क्वीजर होता है, तो उससे क्या करते हैं, जो आपका सैंड स्क्वीजर जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ द सैंड।
सैंड की नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि जो सैंड पैटर्न के आसपास वाला पोर्शन होता है वहां पर तो हम कम प्रेशर के साथ उसको यूज करते हैं, कम रैम करते हैं, और जो आउटसाइडर्स होती है आउटसाइड के पास हमें उसको ज्यादा रैम कर दिया जाता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, और नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग के लिए हम स्क्वीजिंग मशीन का यूज करते हैं, और यूनिफॉर्म रैमिंग के लिए हमें सैंड सिलेंजर का यूज करना है। ठीक है, जब किसी चीज को स्क्वीज करोगे तो हाफ प्रेशर इक्वल प्रेशर नहीं लगा पाते हो, तो आपको स्क्वीजिंग याद रखना है फॉर नॉन यूनिफॉर्म, और फॉर यूनिफॉर्म रैमिंग वी यूज सैंड सिलेंजर। ठीक है, और एक टाइप की सैंड जो हम यूज करते हैं बेंडिंग मटेरियल के लिए, बॉन्डिंग मटेरियल। मोल्डिंग में बॉन्डिंग मटेरियल जो होता है, मैंने आपको एक बार नाम बताया था, बेंटोनाइट सैंड होती है। बेंटोनाइट, BENTONITE। ठीक है, बेंटोनाइट सैंड होती है। बेंटोनाइट सैंड को हम यूज करते हैं एज अ बॉन्डिंग मटेरियल फॉर ड्राई सैंड। ठीक है, ड्राई सैंड के लिए बॉन्डिंग मटेरियल किसको यूज करते हैं? बेंटोनाइट को। बेंटोनाइट एक टाइप की सैंड होती है दैट इज यूज्ड फॉर एज अ बॉन्डिंग मटेरियल। समझ में आया है? तीन पॉइंट मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए एग्जाम में। रिमेंबर दीज थिंग्स। सैंड एक होता है स्क्वीजिंग मशीन, सैंड स्क्वीजिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ द सैंड, जहां पर पैटर्न के आसपास जो रैमिंग होती है वो कम कंप्रेस करते हो एज कम्पेयर टू द आउटसाइड टू द प्लेस आउटसाइड टू द पैटर्न। पैटर्न के जो दूर होता है, पैटर्न के दूर वाले हिस्से को तो आप कम ज्यादा रैम कर देते हो, लेकिन पैटर्न के पास वाले हिस्से को कम रैम करते हो, जिसकी वजह से स्वेलिंग फॉर्म हो जाती है, आपकी जो कास्टिंग होती है वो फूल जाती है ना। ये पहला एग्जांपल ये आपका हो गया स्क्वीजिंग का। नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग का के लिए क्या यूज करते हैं? स्क्वीजिंग मशीन। और यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ सैंड के लिए क्या यूज करते हैं? यूनिफॉर्म के लिए सैंड सिलेंजर। ठीक है, और बेंटोनाइट सैंड होती है दैट इज यूज्ड एज अ बॉन्डिंग मटेरियल। ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको? कैन यू आंसर? चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सर सैंड कौन सी सर? बेंटोनाइट। चलिए, तो अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने क्या किया, ये फिलिंग किया, एक्सेस सैंड को रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, जो राइजर रनर है इन सबको रिमूव करेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 13 नाउ रिमूव द रनर एंड राइजर। ठीक है, रनर और राइजर को आप क्या करोगे? रिमूव करोगे। ये थोड़ा सेंटेंस ठीक नहीं लिखा है। एंड इसके बाद लिखना है एंड यूजिंग पिन या एयर बेंट पिन बोल सकते हो उसको। एंड यूजिंग पिन बेंट प्रोवाइड द बेंट्स एट द रिक्वायर्ड प्लेसेस। ठीक है, एंड प्रोवाइड द एयर बेंट्स इन द कोप। ये लिख देना है। ठीक है, एंड स्प्रिंकल द पार्टिंग सैंड ओवर द सरफेस। ये जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नाउ रिमूव द रनर एंड राइजर। जो राइजर रनर है इनको रिमूव कर देना है। एंड प्रोड्यूस द एयर बेंट्स थ्रू द एयर बेंट पिन। एयर बेंट पिन के थ्रू आपको एयर बेंट बना देने हैं उसके। और याद रखना, यू हैव टू क्रिएट एयर बेंट्स इन कोप, नॉट ड्रैग। कोप में एयर बेंट्स बनाए जाते हैं, ड्रैग में एयर बेंट नहीं बनाए जाते। ठीक है, फिर क्या करना है? रिमूव द कोप फ्लास्क एंड टर्न इट एंड प्लेस ऑन द बोर्ड। फिर क्या करेंगे, हम जो कोप फ्लास्क है उस कोप फ्लास्क को रिमूव कर देंगे, उसको टर्न करके रख देंगे दूसरी जगह पर। ठीक है, कहां पर? ऑन द बोर्ड, जो आपका बोर्ड है जिस पर सारी चीजें रख के आप कास्टिंग बना रहे हो वहां पर। ठीक है, सो रिमूव द कोप फ्लास्क एंड टर्न इट, इसको टर्न कर देते हैं, एंड प्लेस ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर इसको रख देते हैं। इतना समझ में आ गया? अगला स्टेप 15 नंबर है। 15 नंबर स्टेप, रिमूव द पैटर्न को आप रिमूव करेंगे, कॉमा रिपेयर द मोल्ड इफ रिक्वायर्ड। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि पैटर्न को बाहर निकालते समय कुछ जो आपकी कैविटी बनी है उसमें कहीं टूट फूट हो गई है, कि कहीं से कोई कोर टूट गई है, तो उसको आप क्या करोगे? रिपेयर कर दोगे। ठीक है, रिपेयर द मोल्ड इफ रिक्वायर्ड। जो मोल्ड है बना है उसमें अगर कहीं टूट फूट हो गई है तो उसको आप रिपेयर कर दो। अगर टूट फूट नहीं हुई है तो उसकी रिपेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे? पोजीशन द पोर नहीं होगा, कोर होगा। यहाँ पे, यहाँ पोर लिखा है ना, यहाँ कोर होगा, CORE, कोर।
पोजीशन द कोर इफ रिक्वायर्ड। अब अगर आपको हॉलो कास्टिंग बनानी है तो आप क्या करोगे, जो कोर है उस कोर को पोजीशन कर दोगे, प्रॉपरली इसको पोजीशन कर दोगे। पोजीशन का मतलब है जहां रखना होता है कोर को वहां आप उसको रख दोगे, ठीक है। कब, अगर आपको हॉलो कास्टिंग बनानी है तो आपको कोर उसके अंदर रखनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे, क्लोज द मोल्ड, जो मोल्ड बनाया अब उसको क्लोज कर देंगे, एंड क्लैम्प इट, CLAMP, पी गायब है यहां से, CLAMP, क्लैंपिंग होता है ना, कस देना उसको, क्लैम्प इट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मोल्ड है उसको बंद कर देंगे और जो मोल्डिंग फ्लास्क है उसको क्या करेंगे आप, क्लैंप करेंगे, क्लैंप इट, उसको क्लैंप कर देंगे, कस देंगे अच्छे तरीके से। नाउ लेफ्ट द मोल्ड टू ड्राई, अब जो मोल्ड आपका है उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एंड आफ्टर दैट, जिसके बाद क्या होगा, जब वो सूख जाएगा, इट विल बी रेडी टू पोर द मोल्टन मेटल। जब वो सूख जाएगा तो आपका जो मोल्ड है रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा मोल्टन मेटल को पोर करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला सेशन यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई समस्या है यू कैन आस्क राइट नाउ, कोई डाउट है, क्योंकि ये वाला जो सेशन है वो यहाँ तक फिनिश हो जाएगा आपका।